हाँ, सो स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये कंबाइंड इफेक्ट होगा इसमें भी। इससे पहले वेलोसिटी सेलेक्टर देखा था, उसमें भी कौन सा इफेक्ट था बच्चे? कंबाइंड इफेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। यस और नो? हाँ, सबसे पहले बात करेंगे ये कि साइक्लोट्रॉन करता क्या है, मींस यूज क्यों करते हैं साइक्लोट्रॉन को। सो इससे पहले एक और डिवाइस था चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम था वैन डी ग्राफ जनरेटर। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस से पहले ही हटा दिया गया था, इसीलिए मैंने सिखाया नहीं था। वैन डी ग्राफ जनरेटर होता ये है ना कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जहां पे भी नीड होती है ना, वहां कुछ कुछ डिवाइसेस लगाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 डिवाइसेस अवेलेबल है। एक वैन डी ग्राफ जनरेटर जो कि एनसीईआरटी के बुक में है, बट सिलेबस से हट गया, इसके लिए इसको साइड मैंने कर दिया, पढ़ाया नहीं था। और दूसरा होता है साइक्लोट्रॉन। सबको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग याद आ रहा है क्या? उसमें क्या करते थे? अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करानी होती थी ना। जब एक्सरे होता है तब भी उसमें क्या होता है? चार्ज पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग कराई जाती है। सो बॉम्बार्डिंग मींस क्या? चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से जाके किसी पर्टिकुलर सरफेस पे स्ट्राइक करता है। क्वेश्चन ये है कि वो हाई स्पीड आती कहां से? अगर हाई स्पीड में है, स्पीड है इसका मतलब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी हाई एनर्जी और हाई वेलोसिटी आई कहां से? तो कोई तो डिवाइस होगा जो उसको एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसीलिए स्पीड उसकी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और फिर जाके जब सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो काफी हाई स्पीड से स्ट्राइक करेगा। यस और नो? बोलो। सो एग्जैक्टली साइक्लोट्रॉन क्या है? तो एक डिवाइस which is used to accelerate charged particles or ions, charged particles, बच्चे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा है, ठीक है? चार्ज पार्टिकल्स और आयंस with very high speed, with very high speed और एनर्जी, स्पीड और एनर्जी। अब सुनो इधर ध्यान से, मैं इसमें बहुत सारा थ्योरी नहीं लिखाने वाला हूं, इसके बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। लाइक कोई भी डिवाइस को एक्सप्लेन किया जाता है तो सबसे पहले बताया जाता है कि करता क्या है और होता क्या है। दूसरा आता है कंस्ट्रक्शंस में पूरा एक्सप्लेन करना होता है। देन उसके बाद आता है डायग्राम में चीजें जो है उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है। देन फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, वर्किंग आता है, एप्लीकेशन आता है। ये फॉर्मेट होते हैं। फिर से सबसे पहले ये आता है कि करता क्या है, मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ डेफिनेशन कि एग्जैक्टली वो करता क्या है। हाँ, सेकेंड वन उसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। थर्ड वन जो होता है वो आता है डायग्राम, जिसको कंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन। और उसी कंस्ट्रक्शंस में आपको एक्सप्लेन करना रहता है कि आपने कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीजें रखी है, ठीक है। सेकंड आता है फिर उसका थ्योरी, थोड़ा बहुत थ्योरी आता है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही रहता है। देन आता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देन आता है वर्किंग, फिर आता है उसका एप्लीकेशन। ये किसी भी डिवाइस को एक्सप्लेन करने का प्रॉपर फॉर्मेट है। क्या क्या है पता चला? यस और नो? किसी भी डिवाइस को एक्सप्लेन करने का फॉर्मेट है डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं तुमको यहाँ पे सब एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, बाकी की कोई भी चीजें मैं लिखूंगा नहीं। सो कहां से लिखना है? तो जो नोट्स मैंने भेजा था ना उसमें बहुत ही प्रॉपर्ली ढंग से उस लड़की ने लिखा है। अभी सिर्फ ध्यान से देखना कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, क्या क्या कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है और वर्किंग वगैरह क्या है, एप्लीकेशन, सारी चीजें एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है।
अरे ठीक है। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन करता क्या है बच्चे? एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। अब एक्सेलरेट करने से काफी हाई स्पीड आती है या काफी हाई एनर्जी आती है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? हाँ। अब क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल क्या है। तो देख बच्चा, प्रिंसिपल पहले ही से देख चुके थे कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को ना प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे कि when a charge particle is projected, it is based on principle, ऐसा लिखेंगे। It is based on principle that when a charge particle is projected in combined electric field and magnetic field, then magnetic field will rotate and electric field will accelerate the charge particle। फिर से, किसी भी फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे या रख भी देंगे, तो रखने से फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा। फोर्स के कॉज से जब इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा आगे भगाता है, कभी रोटेट नहीं कराता है। इससे पहले देख चुके हो कि यहाँ पे फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दो, क्या होगा? फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा? भागेगा। भागेगा तो किधर जाएगा? आगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को भगाते हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रख दियो तो चार्ज पार्टिकल तो भागेगा ही। भागेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो उस टाइम में मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? उसको बेंड करेगा। तो प्रिंसिपल क्या हो गया कि when a charged particle is placed in combined electric field and magnetic field, then magnetic field will rotate and electric field will accelerate the charged particle। पता चला कि नहीं पता चला? अभी तक जहां पे भी मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया था, नॉन यूनिफॉर्म में तो खैर कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी स्पीड चेंज हुआ था क्या? मैग्नीट्यूड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ था, मैग्नीट्यूड क्या था? सेम। बट हमें अगर स्पीड बढ़ानी हो उसकी तो एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी रोटेट किया था क्या? आंसर है नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में सिर्फ रख दिया उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? उसको भगाता है। फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट कराता है। यस और नो? यही पूरा देखना है, मजा आएगा, बहुत अच्छा आपसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, चलो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा देखते हैं, कंस्ट्रक्शन से और क्लियर होगा। हमें एक चार्ज पार्टिकल रखना है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि चार्ज पार्टिकल को घुमाना भी है और भगाना भी है, घुमाना भी है और भगाना भी है। तो एक बार घुमा के अगर भगा देते हैं तो स्पीड बहुत ज्यादा एक्वायर नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से घुमा, इलेक्ट्रिक फील्ड से भागा, तो जितना फील्ड रहेगा, एक बार फोर्स लग गया, जितनी स्पीड आनी है आ गई, बाद में कोई स्पीड बढ़ाने वाला रहेगा? आंसर है नहीं। तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हवा में तो इलेक्ट्रॉन को हम कुछ भी कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक डी लिए। डी इसलिए बोला गया, एक्चुअली ये कंडक्टर होता है, ये जो होता है वो कंडक्टिंग सेमी स्फीयर होता है, सेमी हॉलो स्फीयर होता है, कंडक्टिंग सेमी हॉलो स्फीयर होता है। ये डी जो होता है ना बच्चे, ये कंडक्टिंग सेमी हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो मतलब क्या? हॉलो मतलब अंदर से क्या होता है बच्चे? खाली खाली होता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो, ये डी शेप का दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना? किस शेप का दिख रहा है? ये डी शेप का, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया डी, डी डबल ई। इसीलिए बच्चे इसका नाम क्या रख दिया गया? डी। ठीक है, और एक नहीं दो दो डी यूज किया अलग अलग, इसीलिए इसका नाम होता है डीज। दोनों मिला के कंबाइनली क्या बोलते हैं? डीज। कि दो यहां पे डीज लेते हैं। डीज क्या है भाई? तो डीज है मेटेलिक मींस कंडक्टिंग सेमी हॉलो स्फीयर, स्फीयर जैसा है, स्फीयर पूरा, लेकिन एक्जेक्टली क्या अंदर से खाली है। और ऐसे पार्ट है कि देखो, ये स्फीयर वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉन अंदर ही घूमेगा, इस डी से स्टार्ट होगा, मतलब इस हॉलो स्फीयर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, मतलब अंदर खाली है। ये 2D में डायग्राम दिख रहा है, एग्जैक्टली ये 3D में डायग्राम है। डायग्राम इज लाइक दिस। कैसे बनाए हम? ये कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? हाँ, मैंने शायद सही बनाया क्या? नहीं, गलत बनाया।
थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, ये 3D में डायग्राम देखेंगे तो शायद कुछ ऐसा दिखना चाहिए, नहीं उल्टा बना दिया, अरे जान तो कुछ भी होगा, ये कुछ ऐसा है। आपको क्या पता चल रहा है, अंदर से एक खाली है, इलेक्ट्रिक पार्टिकल ऐसे आएगा और ऐसे ही घूमेगा, क्या पता चला? अरे हाँ या ना? कटोरा पता है कटोरा? ये कटोरा है, ठीक है, कटोरा है मतलब ऐसे है, इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाहर आएगा, मतलब दो कटोरे के बीच में ये ऐसा है कुछ, और दो कटोरे के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मोशन होगा। क्या बोला, पता चला अभी? आ गया। सो ये दिख रहा है 2D में, बट एक्जेक्टली ये डिस्क जैसा नहीं है, ये स्फीयर है, और स्फीयर को दो पार्ट में समझ लो काट दिया गया, ठीक है यहां तक? बट किस शेप का दिख रहा है, डी शेप का, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया डी डबल ई। ये डी होते क्या है, सो कंडक्टिंग सेमी हॉलो स्फीयर्स होते हैं, ठीक है बच्चे? यहां तक एकदम छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। अब यहां पे डी रख दिया, इसी डी के बीच में एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, लेट दिस वन इज क्यू, एक चार्ज पार्टिकल को रखा, मैं बोला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं ले सकते। पॉजिटिव मींस प्रोटियम लेते हैं, ड्यूट्रियम लेते हैं, ट्रिटियम लेते हैं, अल्फा पार्टिकल लेते हैं, ये सब लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते थोड़ी देर में पता चलेगा। ये डी क्यों लिया, क्योंकि उसको घर चाहिए, इलेक्ट्रॉन को घर चाहिए घूमने के लिए, अभी हवा में तो घुमा नहीं सकते हो, इसीलिए घर की बाहर ना जाए, इसके लिए ऐसा डी बनाया। यहां तक प्रॉब्लम है, बोलो। अब यहां पे दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी, हाँ या ना? हाँ, यस सर, वेरी गुड। सो अब ये स्टेटमेंट मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो वो नोट्स में सब है डेफिनेशन। अब इसको प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कहां से आएगा, तो दो बार मैग्नेट रख दो, एक ऊपर और एक नीचे। सो होप सो कि दिख रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ नीचे ये साउथ है, इधर एक का मतलब ये बार मैग्नेट है, ऊपर साउथ होगा नीचे नॉर्थ होगा, यहाँ पे नीचे साउथ, यहाँ साउथ है और नीचे क्या होगा, नॉर्थ। मतलब दो बार मैग्नेट को रखा, इसे नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, क्या दिखेगा बच्चे, आउटसाइड मैग्नेट, जो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, मतलब इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो, आएगा सर। दो मैग्नेट के, ये पूरा सिस्टम दो मैग्नेट के बीच रख दिया। अब एनसीईआरटी में देखोगे ना तो मैग्नेट दिखाया नहीं है, बोल दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो भावनाओं को समझ जाना होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में है, बट इसको ऐसा दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि एक ऊपर मैग्नेट है एक नीचे मैग्नेट है, और मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से निकल रही है दूसरी तरफ जा रही है, और उसी के बीच में ये डी को रखा गया है, ठीक है? सो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां तक किसी को डाउट? अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे कुछ आएगा, दिखाएंगे तो बहुत कचरा डायग्राम हो जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में दिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता दिया कि मैग्नेट के कॉल से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अभी दूसरा क्या चाहिए बच्चे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए यहाँ पे एसी सप्लाई यूज करते हैं। अब एसी सप्लाई क्या होता है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर ले। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, अभी तक एसी की बात नहीं की गई। चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा एसी जनरेटर, 10th क्लास में था, और 7th चैप्टर हमारा आ जाएगा कंप्लीट एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी में सिखाया जाता है बहुत सिंपल वे में, देखो ये वोल्टेज है और ये टाइम है। एसी वोल्टेज, सॉरी डीसी वोल्टेज कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएट नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, टाइम चेंज करते जाओ उसकी वैल्यू क्या है, उसका डायरेक्शन वगैरह मैग्नीट्यूड सब के सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यस और नो बच्चे, बोलो यस सर। और डीसी बैटरी का सिंबल ये है, एक बड़ा डंडी और एक छोटा डंडी। अब तक जो देखते आ रहे थे, जो भी यूज कर रहे थे वो डीसी था। अब आते हैं थोड़ा एसी पे। एसी जो वोल्टेज होता है ना बच्चे, वो चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। चेक करो, ये V है और ये T है और ये AC है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, देखो मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0, फिर बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0। मतलब देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मींस ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है।
फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? एसी। याद रहेगा? अब इसका सिंबल जो होता है, अभी के लिए इतना ही सीखो, एसी तो हमें पूरा चैप्टर ही सीखना है, आगे आएगा तो देखेंगे। इसका सिंबल ऐसा होता है, क्या ये साइनोसॉइडल ग्राफ दिख रहा है, साइन के जैसा? हाँ, वही देखो यहाँ सिंबल डाल देते हैं, एक गोल कलर का बॉक्स बना लेते हैं, और सॉरी कलर नहीं, गोल शेप का बॉक्स बना लेते हैं, और वहीं साइन वाला सिंबल दे देते हैं। इसमें कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा रहता है। क्यों नहीं लिखा रहता है? देखो ध्यान से, ये जब ऊपर है, ये जब ऊपर है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो जब ये आधे साइकिल में है, तो सपोज ये प्लस है, तो इधर वाला टर्मिनल क्या रहा होगा बच्चे? माइनस। हाँ या ना? अब क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यही टर्मिनल, अभी इधर वाला टर्मिनल हो गया प्लस, और इधर वाला क्या हो गया? माइनस। फिर जब इसमें आएगा ना ऊपर में, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो चेंज होते रहता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टर का मतलब ये होता है चेंज। हम कपड़ा जब साइज बड़ी छोटी हो जाती है ना, तो टेलर के पास जाते हैं ऑल्टर कराने के लिए। अभी भैया लोग बोलते हैं कि इसको फिटिंग कर देना, बट एक्चुअल वर्डिंग क्या है उसका, कि इसको ऑल्टर कर देना। सो ऑल्टर मतलब क्या? चेंज होना। तो जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। सो ये है अपना डीसी सप्लाई, और ये है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है। डीसी में देखो ये रहता है एक प्लस और दूसरा माइनस, एसी में कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, बिकॉज वो चेंज होते रहता है। ये पहले टाइम में अगर ये प्लस है तो थोड़ी देर बाद वो माइनस हो जाएगा। ठीक है सर? हाँ बोलो सर, वो नीचे वाले में प्लस प्लस माइनस साइन कैसे दिया था, वापस बताओ ना। कौन है भाई, कौन है तुम? सर मोदी। अबे 10th क्लास में कुछ पढ़ा नहीं था? सर एसीडीसी अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, इधर देखो, एक टर्मिनल विच सप्लाई है तो एक टर्मिनल प्लस हो और एक माइनस होगा कि नहीं होगा? अरे बोल भाई, अगर सप्लाई है तो एक प्लस और माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो एक प्लस हो गया एक टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल क्या हो गया? माइनस। ठीक है, माइनस। अब बाद में ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, वही यहाँ पे शो किया गया कि पहले अगर ईस्ट की तरफ था तो बाद में वेस्ट। अब ईस्ट वेस्ट यहाँ नहीं होता है, इसीलिए प्लस और माइनस से ऊपर और नीचे दिखाया गया है। और वो कैसे दिखाया गया भाई, देखना जब एसी आएगा तो। अभी थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आधे साइकिल के लिए, एक साइकिल पता है, एक साइकिल, अरे एक साइकिल जहां से घूम के वापस आ जाए, सो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। 10th क्लास में बच्चे सिखाया गया था कि डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। अब इसमें तो ऑसिलेशन ही नहीं होता है, जब ऑसिलेशन ही नहीं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0। लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब देखते हैं तो 50 हर्ट्ज इंडिया में होती है, सिखाया गया था ना 10th में। ये 50 हर्ट्ज का मतलब ये था कि वो एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करता है? 50 बार। 50 बार। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, कितनी बार ऑसिलेट करता है? 50 बार। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा अपना? बोलो, एक सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा एसी वोल्टेज? बोलो 50 बार। 100 बार। एक साइकिल देखो, ये एक साइकिल बोलते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? एक साइकिल। देखो एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है? 2 बार। मतलब पहले अगर ये प्लस टर्मिनल है तो ऑफ कोर्स दूसरा वाला क्या रहा होगा? माइनस। बाद में तुरंत चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाता है और ये क्या हो जाता है? माइनस। ये पूरा एसी जनरेटर मुझे सिखाना है, टॉपिक है, लेकिन वो अभी उसके चक्कर में आऊंगा तो मेरा साइक्लोट्रॉन छूट जाएगा। यहाँ पे 2 चीजें मैं बताया कि डीसी सप्लाई अपना पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं करता है। बड़ा वाला डंडी हमेशा प्लस फिक्स हो जाता है और छोटा वाला डंडी माइनस, वो तो डंडी के फॉर्म में बताया। बैटरी में भी जब बैटरी बन जाता है, फिक्स हो जाता है, एक प्लस है तो हमेशा प्लस ही रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा।
एसी में ऐसा नहीं रहता है। तुम जो घर में सप्लाई आती है वो बोर्ड में जब लगा देखते हो तो कहीं पे भी प्लस माइनस लिखा रहता है क्या? अरे हाँ या ना? अरे नहीं लिखा रहता है। चार्जर देखे हो, चार्जर जब लगाते हो तो ऐसे लगाओ तो और उलट के लगाओ तो काम करता है कि वैसे ही रहता है? नहीं काम करता है, काम करता है। देखो यहाँ पे एक चार्जर है, कहीं प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। कि ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ दोनों काम करता है। क्यों? क्योंकि ये एसी पॉइंट है। एसी में प्लस और माइनस नहीं होता है क्योंकि वो साइकिल अपना चेंज करते रहता है। ठीक है? अब इसीलिए यहाँ प्लस माइनस मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस प्रेडिक्टेड नहीं होता, वो चेंज होते रहता है। तो ये सिंबल है एसी का। एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया बच्चे? 2 बार। तो 1 सेकेंड में कितनी बार चेंज करेगा? 100 बार। क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन? 50। एक ऑसिलेशन में कितनी बार चेंज ऑफ डायरेक्शन? 2। तो 50 साइकिल में कितना? 100। ठीक है? मतलब 1 सेकेंड में 100 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यही सप्लाई हम यहां पे लगाते हैं और दैट इज कॉल्ड एसी सप्लाई। देखो मैं ऐसा डाल दिया हूं, इसको बोलेंगे VAC, मतलब जो सप्लाई है वो डीसी नहीं है, वो सप्लाई क्या है? एसी है। अब डीसी क्यों नहीं लिया, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एसी ही क्यों लिया, डीसी क्यों नहीं लिया। यहां तक ठीक है बच्चे? अब सप्लाई आ गया तो देखो प्लस माइनस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो दोनों फील्ड आया कि नहीं आया? आ गया। सो ये बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आ गया और ये सप्लाई जो तुमने दिया वो पहले एसी डीसी लेते थे, हमने अब एसी दिया है तो यहां पे सप्लाई से फील्ड आ जाएगा। कैसे फील्ड आएगा? देखो ये है कंडक्टर, ये 2 कंडक्टर अलग अलग है कि एक ही कंडक्टर है? अलग अलग है। एक डी अलग है, दूसरा डी अलग है। कंडक्टर है, इसका मतलब जैसे यहां पे रखे तो लेड ये पहले पॉजिटिव रहा तो ऑफ कोर्स इधर वाला क्या होगा? बोलो नेगेटिव। ये कंडक्टर से कांटेक्ट में है, ये पॉजिटिव किया तो दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव। सही है यहां तक? जैसे ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कि नहीं डेवलप? डेवलप्ड। किधर से किधर? तो प्लस टू माइनस, ये डेवलप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है यहां तक? हाँ। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चार्ज पार्टिकल को हमने रख दिया है बीच में, ये चार्ज पार्टिकल को बीच में रख दिया है। मतलब ये पूरा सिस्टम ना ऐसा नहीं है कि वो एयर से कांटेक्ट में है, वो पूरा का पूरा सिस्टम एक चेंबर में रखा है जिसमें एयर पार्टिकल से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो वो लोग आके खुद ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सो अब ये चार्ज पार्टिकल को 2D के बीच में रख दिया गया। गैप बहुत ही थोड़ा होता है, मैंने ज्यादा दिखाया तुमको समझाने के लिए। ये दोनों के बीच का गैप बहुत ही थोड़ा होता है। मैं तो अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का साइज तुम लोगों को पता है, ये इतना छोटा होता है, दिखता नहीं है। सो गैप बहुत छोटा होता है, मैं तुमको समझाने के लिए ज्यादा रखा हूं। ठीक है याद है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हुआ, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे था तब क्या मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा? बोलो नहीं। मैग्नेटिक फोर्स के लिए कंपलसरी है चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। अब जैसे तुमने सप्लाई यहां दिया, तुरंत ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, क्या चार्ज आगे भागेगा? आंसर है हाँ। जैसे चार्ज आगे भागा, मोशन में आया कि नहीं आया? आया। जैसे मोशन में आया, when a charged particle is projected with certain velocity inside magnetic field, it experiences a magnetic force. Yes or no? आप बताओ मैग्नेटिक फोर्स इसको सीधा जाने देगा या बेंड कर देगा? रोटेट कर देगा। पता है ना, डायरेक्शन इधर उधर वही करता है। कौन करता है? मैग्नेटिक फोर्स। स्पीड नहीं चेंज करेगा, स्पीड उतनी ही रहेगी, वो एक्सेलरेट नहीं करने वाला है, वो सिर्फ उसको घुमा देगा। अब सपोज इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, डिपेंडिंग ऑन फील्ड का डायरेक्शन कैसे सेट किया गया है।
अब जैसे इसमें एंटर किया, जैसे इसके पास, अभी गैप तो बहुत कम है, जैसे मोशन में आया तुरंत मैग्नेटिक फोर्स लगा और ये घूम गया। बोलो घुमा कि नहीं, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये लिख लिया हो ना तुम लोग, या जाने तो वो लिखी होगी शायद बच्ची, उसने लिखा होगा मे बी। सो अब मैग्नेटिक फोर्स जैसे लगा इसने बेंड कर दिया। अब लफड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर, और चार्ज किधर है? इधर। तो बताओ फोर्स अभी भी उधर ही लग रहा होगा या सेम इधर लगेगा? उधर ही लगना चाहिए। यस और नो बच्चे? तो क्या ये वापस आएगा? आंसर है नहीं। इसीलिए यहां एसी सप्लाई लिया गया है। एसी क्या किया, जैसे वो अभी 1 सेकंड में तो 50 बार साइकिल चेंज कर देता है ना, ये 50 बार साइकिल चेंज कर देता है, मतलब डायरेक्शन कितनी बार? 100 बार। सो गैप बहुत कम था, बहुत ही हाई स्पीड से गया, और ये जैसे यहां मुड़ा, मतलब टर्न हुआ, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। एसी है, तुरंत का तुरंत अपना साइकिल क्या करता है? चेंज करता है। अब जैसे ये इधर आया, ये प्लस हो गया और ये माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? इस साइड। अब क्या होगा? फिर से फोर्स लगा, किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। किधर भागा? आगे। जैसे वो आगे भागा, अब देखो जितने स्पीड से गया था, अब इसकी उसकी स्पीड बढ़ गई। अगर ये v स्पीड से गया होगा तो उससे स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। पहली बार फोर्स लगा, फिर से दूसरी बार फोर्स लगा, हाँ या ना? अब जैसे यहां से आगे गया तो बहुत ही स्पीड बढ़ा के गया। अब जैसे स्पीड बढ़ा, स्पीड तो है ही, फिर से कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो अवेलेबल है ही, तो ये तुरंत वापस से क्या हो गया? बेंड हो गया। अब क्वेश्चन है सेम रेडियस में क्यों नहीं गया? क्योंकि वेलोसिटी तुमने क्या कर दिया है? चेंज। और r इक्वल टू क्या होता है? mv अपॉन qb। जब वेलोसिटी बढ़ा दोगे, चार्ज पार्टिकल सेम है तो q सेम रहेगा, m सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। जैसे तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ी तो क्या रेडियस बढ़ेगा? आंसर है हाँ, रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ जाएगा। यस और नो? तो रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया। अब रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया, अब फिर से पोलैरिटी चेंज। जैसे वो इधर आया, अब ये हो गया प्लस फिर से, और ये क्या हो गया? माइनस। सो वापस से क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज, ये वापस से क्या हो गया? एक्सेलरेट, फिर रोटेट, फिर एक्सेलरेट, फिर रोटेट, और ये तब तक होते रहेगा। एक्चुअली जितनी हमें स्पीड बढ़ानी होती है ना, उतना बड़ा डी रखते हैं। जितनी बार घूमेगा स्पीड बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? बोलो, बढ़ते जाएगा। और ये जितनी सोचो, बड़ा अगर डी छोड़ दिया, बड़ा डी अगर रख दिया, तो उतनी जितनी बार घूमते जाएगा स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक टाइम तो उसके पास बहुत ही हाई स्पीड आ जाएगी। जहां से हमें उसको निकालना होता है, जहां से हमें निकालना होता है, वहां पे हम एक हॉलो मींस डोर बना के रखते हैं। डोर मतलब क्या? बीच से गैप रहता है, ये ऐसे जैसे गया ना, यहाँ पे गैप रहता है, तो ये जैसे इधर से आएगा तो वो निकल जाएगा, और जहां पे भी स्ट्राइक कराना रहेगा इलेक्ट्रॉन को, वहां पे जाके क्या होगा? स्ट्राइक होगा। समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन कैसे आया उधर? सर ये पार्टिकल कोलाइड क्यों नहीं किया? किससे कोलाइड करना था? वो जो अंदर स्पेस है उसमें मतलब स्पीड तो कोलाइड करना चाहिए ना? इससे, ये वाले से। हाँ सर, स्पीड आ रहा है तो सर कोलाइड करना चाहिए ना? एक इधर सुनो ध्यान से, सबसे पहले एक एक करके आंसर बताता हूं। अबे पहले ये जो है पूरा हॉलो है, पीछे से ही वॉल है, पीछे तक जा रहा है कि बीच में ही ये घूम रहा है? पहले ये बताओ, अरे बोलो। अब जब निकलने टाइम रहेगा तो ये पहले से हमें पता होता है रेडियस कितनी होगी, कितनी बार रोटेट करेगा तो कितनी उसकी स्पीड होगी, ये सब पहले से हमें पता चल रहता है। तो जहां हमें जितनी स्पीड में उसको निकालना रहता है, उस वॉल पे जाके हीट करने, जहां पे वॉल को जाके हीट कर सकता है, वहीं पे वहां पे उसको क्या कर देते हैं? ओपन रखते हैं, उस डोर को ओपन कर देते हैं। जैसे वहां पे ओपन करते हैं तो वॉल को हीट ना करके बाहर निकल जाता है। क्या बोला, पता चला?
हाँ सर एक पहले वो लड़के वाले कंप्लीट करते हैं फिर लड़की पे आते हैं। हाँ बोलो प्रिंस। ओके सर। बोलो। जैसे चार्ज मोशन में आता है तो सर वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। कौन? सर चार्ज। अबे अब चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। अब इतू सा चार्ज है, इतू सा फोर्स आएगा, तो वो फोर्स किसको लगाएगा? ये कंडक्टर को लगाएगा क्या? कंडक्टर में हाँ हेलो वो नेग्लिजिबल लेंगे। अबे नेग्लिजिबल क्या? वो ये मैग्नेटिक फील्ड तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है तभी तो मुड़ पा रहा है। और इसलिए चार्ज इतू सा है, पिंडी सा, उसके पास कितना मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा? कंडक्टर लिया है, कंडक्टर को न्यूट्रल है, फोर्स लगाने वाला है क्या? नहीं। ये मैग्नेट को फोर्स लगा भी देगा तो क्या होगा? वो तो फिक्स रहता है मैग्नेट, और फिक्स रख देंगे तो ऐसी जनरेटर तुमने सीखा नहीं था क्या? वहां पे फिक्स कर देते हैं, एक नॉर्थ पोल एक दो मैग्नेट लेके फिक्स कर देते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं। मैग्नेट पे नो डाउट फोर्स लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैग्नेट हिलता है क्या? नहीं, क्योंकि तो उसको पहले ही हम स्टेशनरी करके रखे हैं। ठीक है, अब लोकिता बोलो। सर अब ये चार्ज पहले डायरेक्शन अपना चेंज क्यों करेगा? डायरेक्शन चेंज क्यों करेगा? फील्ड है और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसने एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो वो डायरेक्टली जाके हिट करेगा कि फोर्सफुली अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? कहाँ पे? यहाँ पे। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है वैसे, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली करता क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, सिंपल ना। मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर है, सही है? सो परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा, तो किसी एक डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल को किसी स्पीड से किधर भी छोड़ो, इधर उधर उधर, परपेंडिकुलर छोड़ा। अब बताओ क्या होगा? यहाँ पे डेविएट होगा। डेविएट होगा, किधर तो डेविएट होगा ही ना, तो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा सेट किया है। अब जब इधर आएगा तो बेंड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे बेंड हुआ, डिपेंडिंग ऑन स्पीड उसका रेडियस बनेगा, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv अपॉन qb। पहले रेस्ट पे था, जैसे मूव किया तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं थी, थोड़ी वेलोसिटी थी, तो रेडियस क्या बना? थोड़ा, मतलब जाके ऐसे मुड़ा, ऐसे जाके ऐसे मुड़ा, ठीक है? आया ना? यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से आया तो उसको भगा दिया, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ गया। ये तुमको ये स्ट्रेट लाइन और ये ऐसे दिख रहा है क्योंकि गैप ज्यादा मैंने बनाया, मोशन तो सर्कुलर ही हो रहा है ना। अब वापस से जब एक्सेलरेट ये यहाँ पे आया, मैग्नेटिक फील्ड तो काम कर ही रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बेंड ही करा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर दे रहा है? एक्सेलरेट करा दे रहा है। आया ना? यस सर। पक्का समझ में आया? कैसे ही असर बोल दी? नहीं सर, समझ में आया। और किसी को डाउट है बच्चे? किसी को कुछ भी? किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं होगी। तो ये बताओ, ये एग्जैक्टली सर्कुलर है या थोड़ा स्पाइरल जैसा जा रहा है? स्पाइरल जैसा जा रहा है, बट मान के चलेंगे कि ठीक है, एक साइकिल के लिए सर्कुलर ले लेते हैं, हर साइकिल में उसका रेडियस बढ़ते जाएगा, रेडियस सेम नहीं रहेगा। हम एक साइकिल के रेडियस मान लेंगे कि ठीक है ना, ये जाके ऑलमोस्ट एक साइकिल बना दिया, ये दूसरा साइकिल बना दिया, ऐसा करके मतलब अलग अलग सर्कल बना रहा है। सो रेडियस इतना पता चला हमें अलग अलग होगा, ठीक है बच्चे? सो फाइनली मैंने क्या क्या समझा दिया? पूरा का पूरा वर्किंग समझा दिया। पूरा का पूरा वर्किंग क्या समझा? कि दो डी होता है, मेटालिक हॉलो स्फीयर होते हैं जो डी शेप के होते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। इसके लिए हमने बार मैग्नेट रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे एसी सप्लाई रख दिया, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पहले ये प्लस ये माइनस, बाद में ये माइनस और ये प्लस। अब क्वेश्चन ये था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही क्यों डालते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं डालते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं एक्सेलरेट कराते हैं? तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फोर्स इधर रहेगा, वो तो किधर भी जा सकता है। अगर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा,
तो प्रॉब्लम हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं है। सपोज इलेक्ट्रॉन भागा, अब ये बताओ जैसे फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है कि बहुत कम होता है? बोलो। प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही एक लाइटर पार्टिकल है। होता क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन को रख के भी ट्रायल किया गया है, जैसे ही फोर्स लगता है ना तो घूमेगा तो पक्का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इतना हल्का है ना कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत ही ज्यादा फास्ट भागता है। अब भागता है ना तो देख बच्चा, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 100वां पार्ट, अगर एक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब रोटेट होने में एक साइकिल में कितना टाइम, एक साइकिल में आधे साइकिल में कितना टाइम लेगा, तो अराउंड 0.01 सेकेंड। इतने ही सेकेंड में वो वापस टर्न हो जाना चाहिए। अगर टर्न नहीं हुआ, सपोज इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत हाई गई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड नो डाउट घुमाया भी, अगर उतने ही टाइम से पहले पोलैरिटी चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, स्पीड बहुत ज्यादा आ गई, तो वो पूरा का पूरा इतना हाई स्पीड था कि बेंड नहीं हो पाया, रेडियस बड़ा बनाने के चक्कर में गया। अब जब पोलैरिटी चेंज हुआ तो वापस वो इधर आ ही नहीं पाता, वो किसी एक डायरेक्शन में जाके हिट कर देता है, मतलब स्ट्राइक कर देता है। तो पर ठीक है, रिकनेक्ट करो फटाफट। ऐसा हुआ ना कि जब तक ये पोलैरिटी चेंज होती है ना, तब तक वो कंप्लीट ये आधा साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम के यहां तक नहीं आ पाता, इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाता है, और इसीलिए वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ नहीं बना पाता है, वो जाके किसी ना किसी वॉल को स्ट्राइक कर देगा, चाहे इधर या इधर। इसके लिए वो उसको हम एक्सेलरेट कराने के लिए यूज इस पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन में नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? यस। जितना हेवियर पार्टिकल रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पक्का। अब चलो इसमें कुछ कुछ बोर्ड के पॉइंट्स मैं पहले बता देता हूं, बाद में उसमें मेंस या एडवांस में क्या क्या करते हैं वो मैं सिखाता हूं। सबसे पहले पूछते हैं रेडियस। नो डाउट हर एक साइकिल में रेडियस बढ़ता है, बट एक साइकिल का तो निकाल ही सकते हैं। सो हमें पता है कि रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, एज घुमा क्यों, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और जैसे घूमता है, जैसे गोल गोल मोशन आता है, तो वहां पे एक फोर्स एग्जिस्ट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यस और नो बच्चे? यस सर। सो सिंपल रेडियस निकालने के लिए पहले भी किए थे, Fm इक्वल टू Fc, QVB sin थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे या ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, एक v से एक v कैंसल, सो r इक्वल टू mv अपॉन qb। यस और नो? बोलो। ये पहले से हम निकालते थे, पहले से निकाले भी थे और पहले से आता भी है, ठीक है। सेकेंड वन पूछता है टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ सर्कल, मतलब सेमी सर्कुलर पाथ, यहां से यहां तक, तो ये एक्जेक्टली सर्कुलर ही होता है, मैंने तो स्ट्रेट लाइन दिखा दिया है, थोड़ा इसके लिए अलग दिख रहा है। सो टाइम कितना लगा सेमी सर्कल पाथ कवर करने के लिए, तो सेमी सर्कल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो? सो आधे सर्कल में सेमी सर्कल के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा बच्चे, पाई आर, एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया, v। r की वैल्यू हमें पता है mv अपॉन qb, एंड डिवाइड बाय v, v से v कैंसल, सो t का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई m इंटू q। किसी को प्रॉब्लम है? अब अगर पूरा सर्कल का टाइम की बात करें तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई m अपॉन qb। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या टाइम पीरियड स्पीड पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे डिपेंड करता है क्या? आंसर है नहीं। कितना भी बड़ा रेडियस बनाए, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम सेम। हाँ या ना?
आप घूम रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो क्या हो जाएगा बच्चे? QB अपॉन 2πm। यस और नो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इसके बोर्ड पता है अपने बोर्ड में ना, इसके बोर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो दे देंगे, m दे देंगे, v दे देंगे, QB रेडियस बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, यही सब पूछते हैं वो। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? QB बाई m। आया ना? बोलो। हाँ, नेक्स्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। तो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। यस और नो बच्चे? अब इसी को लिख सकते हैं हाफ इंटू m। एक चीज और ध्यान दो, v छोटा मैं लिखा हूं, ये भी वेलोसिटी होता है और ये भी पोटेंशियल होता है। जब भी मैं लिखता हूं तो ऐसे ही करता हूं। यहाँ पे दोनों आएगा, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना, ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी और ये पोटेंशियल है, हर जगह मैं ऐसे ही लिखता हूं। सो यहाँ पे v की वैल्यू देखो, यहाँ पे लिखना रहे तो QBr अपॉन m लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं। सो v स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई Q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। एनी डाउट? हाँ बोलो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आना चाहिए ना? हाँ, हेलो, बोलो फिर से। अरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आना बच्चा, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस होता है। ये सर्कुलर मोशन है, फैन जो घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन। ठीक है? ठीक है सर। हाँ हाँ, चलो इधर देखो। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? Q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये डेरिवेशनल पार्ट है। साइक्लोट्रॉन पूछा ना, तो ये कंपलसरी आपको दिखाना है वहां पे, टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। और क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इसी के अबाउट क्वेश्चंस वाइज, फार्मूला वाइज, जो भी डेटा वाइज न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है? ठीक है। अब चलो थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। चलो मैं रब करूं। हाँ, सो अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको भी बोर्ड से बोर्ड करना है वो मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब बहुत टेंशन मत लेना, ठीक है? चेक करो क्या क्या। हाँ बोलो। तो इसमें बट चेंज इन रेडियस चेंज होगा कि सेम ही रहेगा? रेडियस, हाँ, ये बताओ, ये एक ही रेडियस दिख रहा है कि रेडियस बढ़ते जा रहा है? तो डेल्टा तो हर बार चेंज होगा कि सेम ही रहेगा ऐसा? हाँ, पड़ेगा क्या? ये पूछा किसी ने। चलो इसके बाद भी बताएंगे। कम होते जाएगा हर बार। ठीक है? कम कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं ले। वही कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बोर्ड में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है। अब चलो थोड़ा इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं कैसे होता है। तो एग्जैक्टली कई बार पूछ दिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होता है और मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है। तो अभी मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना डिराइव किया था? Q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो देख भाई, अगर एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, मतलब एक भेज दिया इसमें, Q तो सेम रहने वाला है, मास सेम रहने वाला है, 2 सेम रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाला है, बचा क्या? रेडियस। इसका मतलब रेडियस जितना बड़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देता r max स्क्वायर। रेडियस जितना मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी उतनी मैक्सिमम। जितनी रेडियस बढ़ते जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी बढ़ते जाएगी। कॉमन सेंस। रेडियस कब बढ़ता है? तो स्पीड से, और स्पीड से तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। तो स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? यस सर। अगर n रेवोल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी पूछे तो बोलेगी नहीं, एक बार नहीं, n रेवोल्यूशंस कर रहा है तो क्या लिखेंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? बोलो बच्चे, अरे बोलो।
तो आंसर है, सुनना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का जब यहां पे निकालेंगे ना तो n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना रेवोल्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रेडियस तो चेंज हो ही रहा है ना। अगर 10 रेवोल्यूशन हुआ है तो रेडियस पहला वाला लेंगे कि 10वां वाला लेंगे? 10वां वाला लेंगे, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी में फॉर n रेवोल्यूशन उसकी वैल्यू n से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती है। समझ में आया? अब यही काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना, यही काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल के फॉर्म में पूछ लेते हैं। मतलब पोटेंशियल गिवन रहेगा और तब पूछेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। धक्का मारा इलेक्ट्रिक फील्ड ने तभी तो मोशन हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वही जब भगाया तो कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? अरे बोलो। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी की भी बात करें, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अगर कुछ और फॉर्म दिया है, मींस पोटेंशियल वगैरह दिया है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखता हूं, सिर्फ एनर्जी लिखता हूं पोटेंशियल के फॉर्म में, और बाद में दोनों तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जितनी पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट करेगा उतना ही काइनेटिक होता है। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? जल्दी। Q into V, yes or no? Yes or no? Yes, sir. पक्का ना? So energy for one revolution, ये सपोर्ट में नहीं पूछेंगे, बहुत ज्यादा बॉडी नहीं करता। एक रेवोल्यूशन की एनर्जी पूछते हैं और दिया रहेगा तुमको ये, सॉरी, हाँ, उसमें पोटेंशियल दिया रहेगा कि ये जो सप्लाई तुमने डाला उसका पोटेंशियल कितना है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो एक रेवोल्यूशन की? बोलो, अरे बोलो। अरे नहीं रे, एक रेवोल्यूशन की, दोनों सेम ही है, जितनी काइनेटिक है उतनी पोटेंशियल है, ठीक है। सो काइनेटिक ये एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? अगर तुमको सपोज ये दिया है, क्या दिया है? पोटेंशियल दिया है। अब मैक्सिमम की जब बात करेंगे तो कोई भी एक ले लो। मैक्सिमम की जब बात करते हैं, इसको मैंने फेंका ऊपर, 100 जूल से फेंका, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल क्या थी? 0 थी। रास्ते में अगर आधा आधा हुआ तब भी 100 ही रहेगा। ऊपर पे जाके अगर पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ तो काइनेटिक 0 होगा। तो एनर्जी यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। एक रेवोल्यूशन के लिए पोटेंशियल के फॉर्म में बताओ, Q into V, यस और नो? अरे यस और नो? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, यही प्रॉब्लम है। अगर एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी 1 रेवोल्यूशन का पूछा तो एक तो फॉर्मूला तुम्हारे पास ये है, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? Q into V। लेकिन मैंने क्या लिखा? Q into 2v। यही गलती सब करते हैं। ये बताओ एक साइकिल में 2 बार एक्सेलरेट हुआ कि एक बार? दो बार। एक बार पोटेंशियल ऐसे इधर गया, एक्सेलरेट हुआ, और दूसरी बार वापस आया। इसका मतलब v से एक्सेलरेट नहीं हुआ, इसका मतलब एक साइकिल में कितने एक्सेलरेट हुआ? 2v से। पता चला कि नहीं चला? Yes, sir. सो ये गड़बड़ मत करना, जब एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में निकालने बोले ना तो वहां पे Q into 2v होता है। और अगर n रेवोल्यूशन की बात कर दे तो एनर्जी n रेवोल्यूशन के लिए तो क्या हो जाएगा? 2qn into v। ये भी पोटेंशियल है। मैक्सिमम की अगर हम एनर्जी बात करते हैं तो काइनेटिक से निकालो या पोटेंशियल से निकालो एनर्जी, तो एनर्जी ही आएगी उतनी। तो यही किसके इक्वल टू रहेगा? Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m। सच में कुछ पता चला? हाँ कि ना? Yes, sir. सच में आया ना? Yes, sir. ठीक है। सो ये हो गया अपना एनर्जी, ये काइनेटिक के फॉर्म में, मींस Q V R M के फॉर्म में, और पोटेंशियल के फॉर्म में। याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q into V लगाना, बट ट्वाइस लगाना, और जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रहेंगे उतने मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों?
एक रेवोल्यूशन हुआ तो 2 बार पोटेंशियल मींस v एंड v कितना हो गया 2v। 2 बार रेवोल्यूशन हुआ तो v v v एंड v कितना 4v। क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है? हाँ या ना? सो 2v मैंने पहले ही रख दिया और n से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 रेवोल्यूशन हो रहा है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 20 qv, मतलब 20 बार पोटेंशियल यूज हुआ एक्सेलरेट करने को एक चार्ज के लिए। तो 20 एक पोटेंशियल और इनटू q से मल्टीप्लाई कर देना। सच में आया ना? यस सर। रब करो। हाँ रब करता। अब थोड़ा बात करते हैं रेडियस की कि एग्जैक्टली एक साइकिल में रेडियस, अगर ये पूरा एक साइकिल लेते हैं उसका एक रेडियस r1 है, दूसरे साइकिल का रेडियस r2, ये तीसरे का r3, चौथे का r4, तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? क्या बोला बच्चे, पता चला? सो रेडियस की बात करते हैं। r का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? mv अपॉन qb, यस और नो? इसी को लिख सकते हैं p अपॉन qb, याद है p लीनियर मोमेंटम। अरे हाँ या ना? हाँ सर। होता था। इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2m q इंटू v, लिख सकते हैं क्या? अब तुम लोग बोलोगे कहां से, पता नहीं। अरे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m और पोटेंशियल का q इंटू v। सो p की वैल्यू, ये v पोटेंशियल है, सो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m q इंटू v। ठीक है? ठीक है। हाँ, सो इसी में थोड़ा और देखें तो अंडर रूट क्यू है तो क्यू से क्यू एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तो अंडर रूट 2m एक क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्यू बच जाएगा और ये v और ये 1 अपॉन b किधर हो जाएगा बच्चे? बाहर। ठीक है? अरे हाँ या ना? बोलो। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला यही है। अब चेक करते हैं रेडियस के निकालने के लिए। टू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, बचा क्या? v। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v, यस और नो? यस और नो? पक्का आया? सो लेट r1 इक्वल टू r है, सपोज r1 इक्वल टू r है, तो r2 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी, अरे बोलो बच्चे, क्या बोला पता चला? अरे हाँ या ना? अंडर रूट 2r, अंडर रूट 2r, यस और नो? r3 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3r। कुछ क्या कर रहा हूं, सच में पता चल रहा है? अरे हाँ या ना? बोलो। रब करता हूं। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v दिखा दिया, चलो मैं पूरा बता देता हूं। r1 की वैल्यू लिखा, r1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2m qv अपॉन क्या हो गया? qb। r2 की वैल्यू जैसे निकालने गया 2m इंटू q, अब v की वैल्यू क्या हो गया बच्चे? 2v, यस और नो? अरे बोलो। ये जो सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ रे। ये जो रेडियस है ना, अब जब यहाँ पे आ रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? ट्वाइस अपॉन क्या हो गया? qb। r3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2m इंटू q और इंटू क्या हो जाएगा? 3v, यस और नो? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ, सिमिलरली ऐसे ही चेंज होते जाएगा। अब लेट इसको ले लिया r, तो ये 2 ही अंडर रूट 2 ही एक्स्ट्रा है ना, तो अंडर रूट 2r ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3r, यस और नो? अरे बोलो। सो ये रेडियस पता चला कि ट्वाइस से नहीं बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले r है तो बाद में 2r हो गया, ऐसा नहीं है। पहला r है तो बाद में अंडर रूट 2r होगा, उसके बाद में क्या हुआ? अंडर रूट 3r हुआ। ऐसे ही हुआ ना बच्चे? ऐसे ही हुआ। अब मेरे इसको किसी ने पूछा था, पता नहीं कोई बच्ची ने पूछा अभी थोड़ा देर पहले, कि क्या इनका रेडियस के मींस इनका जो सर्कल बनता है, इनके बीच का गैप जो होता है वो क्या सबके बीच का गैप सेम होता है? तो आंसर है, चेक कर लेते।
पहले रेडियस और दूसरे रेडियस के बीच का गैप निकालना है तो क्या करेंगे बच्चे, r2 माइनस क्या कर दो r1। ये अगर r1 है ये r2 है, अगर गैप निकालना है तो क्या कर देंगे, सो r2 माइनस r1। सो r2 माइनस r1 जैसे किया, देखो r2 की वैल्यू √2 माइनस 1 इंटू क्या हो गया r। अब दूसरे और तीसरे के बीच का क्या निकालना है, गैप निकालना है। ये तो पहला गैप हो गया, दूसरा गैप निकालना, ये भी पूछते हैं एडवांस लेवल पे भी ये पूछा जाता है। तो ये r3 माइनस r2, तो कैसे निकालेंगे फिर, √3 माइनस √2 इंटू r। अगर उसके बाद वाला चेक करना है तो r4 माइनस r3 √4 माइनस √3। चेक करो ये स्पेसिंग्स कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है तो 0.414 r, ये कितना हो जाएगा 1.73 माइनस 1.41, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 4 3 7, ये 0.32 r। देन इसको ये करते हैं तो 2 माइनस 1.73, सो कितना आ जाएगा बच्चे 0.27 r। बताओ इनके बीच का जो रेडियस के बीच का गैपिंग है कम होते जा रहा है कि ज्यादा होते जा रहा है, सो एग्जैक्टली वो कम होते जा रहा है। और यही चीज जब एडवांस लेवल पे या मेंस में भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो यही पूछते हैं कि ये बताओ कि अगर फोर्थ रेवोल्यूशन किया तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच का गैप कितना होगा, तो रेडियस का गैप कितना होगा, रेडियस का गैप डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। हमें ये लगता है जब हम डायग्राम देखते हैं ना तो हमें लगता है गैपिंग सेम है, डायग्राम बनाने टाइम हम परफेक्शंस नहीं होता है हमारे अंदर, इसके लिए हम सेम दिखा देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है तो उनके बीच का गैपिंग कम होते जाता है, मतलब पहले में गैप ज्यादा है बाद में कम होते होते एकदम कम हो जाता है। क्या बोला पता चला, अरे सच में पता चला सबको, कुछ ये सब बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ा जाए आप। अरे हाँ थोड़ा इसका एप्लीकेशंस भी बात कर लेते हैं। एक तो बोला ना बॉम्बार्डिंग कराने के लिए यूज करते हैं, आया ना। हाँ अब रेडियो बहुत सारा मेडिकल पर्पस के लिए ना हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ना प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है क्या, साइक्लोट्रॉन। न्यूक्लियर फिजिक्स नाम सुने हो ना, अरे हाँ या ना, न्यूक्लियर फिजिक्स, अरे एटम न्यूक्लियाई ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, उसमें भी क्या यूज किया जाता है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अब एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में हम तो गए नहीं थे, अल्फा पार्टिकल ही गया था, तो कैसे गया था, बहुत ही हाई स्पीड से गया था। हाई स्पीड कहां से आया, साइक्लोट्रॉन से आया। रब करूं मैं, पक्का। तो फाइनली देखो मैं साइक्लोट्रॉन बहुत टाइम लिया हूं, अब इसमें गड़बड़ मत करना, ऐसा पता चला कि मैं सब पढ़ा दिया एक पूरा एक क्लास लेके और तुम लोग हवा हवाई कर दिए। आज जाके इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक टॉपिक था तो वही टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है बच्चे। सो चेक करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चे, सेम है। और यहां पे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख दिया, मतलब v इक्वल टू 0 पे। बताओ पाथ कैसा होगा जल्दी, अरे पाथ कैसा होगा, फिर से बोलो। अरे इसका पाथ क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, स्ट्रेट लाइन। मान का कौन सा रेगुलर बोला, अबे मैग्नेटिक फोर्स तो 0 लगेगा ना, ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा फोर्स उधर ही लगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वेलोसिटी किधर एक्वायर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0,
इसका मतलब वो कैसे जाएगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन पाथ में, हाँ या ना? हाँ, तो पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। किसी को प्रॉब्लम है? अरे बोलो। सो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी में ये ले लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, फिर से दोनों का डायरेक्शन सेम ले लिया बच्चे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या ले लिया है, सेम, ठीक है। अब किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी v से इसको प्रोजेक्ट किया, अब पाथ क्या होगा, चलो बोलो, अब पाथ क्या होगा, कर्व पाथ होगा। अभी भी ये स्ट्रेट ही होगा, अभी भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा, गड़बड़ मत करो ये तुम लोग। अभी भी मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो। अगर पहले से स्पीड है तो और ज्यादा स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड में जाएगा, पहले से स्पीड जीरो है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी भी पाथ कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन। आया कि नहीं आया, पक्का? अब थर्ड वाले में मैंने क्या किया, अभी भी ऐसे ही लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंक दिया, ये चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर किसी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया। अब बताओ पाथ कैसा होगा, एग्जैक्टली बताओ क्या होगा। और सुनो, ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में नहीं आएंगे, ये सब कोई भी क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएंगे। हाँ बोलो। सर्कुलर होगा? नहीं, ध्यान से देखो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आंसर है हेलिकल होगा, हेलिकल होगा, हेलिकल। कैसे होगा चेक करो, जैसे ये गया देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, रोटेट कराएगा कि नहीं कराएगा, अरे बोलो, कराएगा। अब जैसे इसने रोटेट कराया, ऐसे आया, अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, हाँ या ना? तो बोलो। सो ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, याद है हेलिकल मोशन हमने किया था, बीच से फेंका था ऐसा। इसमें क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा लेकिन उसके पिच की वैल्यू बढ़ते जाएगी, उसके पिच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। क्यों, आगे एक्सेलरेट फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, बोलो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हुआ, जैसे वो सर्कल बनाने की ट्राई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मार देगा। अब फोर्स जब लग रहा है तो 100% एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी है बढ़ते जाएगा, जब वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। ये कुछ ऐसा है, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर एकदम रेडियस की वैल्यू उसकी बढ़ते जाएगी। अब मोशन एग्जैक्टली ऐसे नहीं हो रहा है, मोशन ऐसे हो रहा है, हमारा लग रहा है ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जाके और फिर उसका बढ़ते जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या पता चला कि पाथ कैसा है, स्पाइरल, सॉरी हेलिकल बोलेंगे, पाथ कैसा है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। पिच कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बच्चे, वेरिएबल पिच, वेरिएबल पिच, ठीक है। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस टेंशन नहीं लेना, ऐसे क्वेश्चन जनरली इसमें भी नहीं, नीट में भी नहीं पूछे जाते हैं। अब मेंस या एडवांस में क्या पूछते हैं कि पिच लेंथ बताओ, पहला पिच कितना होगा, दूसरा पिच कितना होगा, तीसरा पिच कितना होगा, या ऐसा पूछ देते हैं पहले पिच और दूसरे पिच का डिफरेंस कितना होगा, क्या बोला, पता चल रहा है। सो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं बच्चे पहला पिच, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, एक कंप्लीट हुआ P1, ये ले लेते हैं दूसरा पिच P2, ये ले लेते हैं तीसरा पिच P3। क्या तीनों का लेंथ सेम है या अलग अलग है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, पक्का ना। सो P1 कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जब हमने इसको फेंका, क्या किया, बोलो, फेंका, तो इस साइड मोशन हुआ था क्या, मतलब मोशन x के अलॉन्ग हुआ था या y के अलॉन्ग हुआ था,
अरे बोलो, नहीं जब हमने फेंका था तो x के लॉन्ग फेंका था कि y के लॉन्ग फेंका था? तो x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी, और पिच लेंथ x के लॉन्ग का लेंथ है कि y के लॉन्ग का लेंथ है? वेरी गुड। सो फॉर्मूला लगाया s इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर किसके लॉन्ग, x के लॉन्ग। सो डिस्टेंस along x एक्सिस p1, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला qv by n, मत पूछना कहां से आया, f इक्वल टू qv, सो f इक्वल टू ma, और इनटू एक पिच में कितना टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड तुमको 2 पाई m अपॉन क्या हो जाएगा, qb से निकाल सकते हो। सो p1 की वैल्यू निकला कि नहीं निकला बच्चे, नहीं, हाँ निकला। अब सेकंड वाला पिच निकालना है, टेंशन नहीं है, सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, यहां से पूरा तो निकाल ही सकते हैं, कैसे निकलेगा, तो चेक करो, हाँ P2 डायरेक्ट में निकालना, अगर ये डिस्टेंस निकाल के इतना माइनस कर दे तो P2 निकल जाएगा, आया ना, हाँ सर, ये P1 पता है, ये पूरा निकाल ले, इतना माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। इस मोशन को लेने में फायदा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 0, इस मोशन को लेने में लफड़ा क्या है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमें पता नहीं है, सो यही पूरा ले लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और बाकी क्या बचेगा, एक्सेलरेशन तो सेम ही है, यहाँ पे t स्क्वायर फाइनल और ये उससे पहले वाला, तो यहाँ पे टाइम 2t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हाफ qv बाई m इंटू 3t स्क्वायर। क्या किया पता चला, अरे बच्चे यहां तक जब निकालोगे ना तो उसका एक्सेलरेशन और टाइम qv बाई m इंटू 4t स्क्वायर, जब इसको माइनस करोगे तो ये पूरा टर्म तो कॉमन ही रहेगा ना, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना रहेगा 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस ये वाला डिस्टेंस करेंगे तो t स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है, सच में सबको आया। सो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं किसके लिए, ये पिच, अलग अलग पिच की वैल्यू क्या होगी, वैसे पूछते हैं थर्ड वन पिच क्या होगा, फोर्थ वन पिच क्या होगा, ऐसा। एक और लास्ट, टाइम कितना बचा है बच्चे, 6:40। अच्छा ठीक है, एक और देखते हैं फटाफट, ठीक है, 2 मिनट ज्यादा हो गया सर। अच्छा ठीक है, एक लास्ट अभी ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, और चार्ज पार्टिकल को ना ऐसे फेंक दिया, एक्स इनसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे, अब बताओ पाथ क्या होगा, जल्दी, सर हेलिकल ही होगा, पक्का आंसर है हाँ, अभी भी क्या होगा, हेलिकल होगा, बट क्या पिच की, हाँ विथ एक्सेलरेटिंग पिच, कैसा होगा, हेलिकल, कौन सा पिच, एक्सेलरेटिंग पिच, सही है। इससे पहले बोर्ड में जो मैंने पहले कराया था वो कांस्टेंट पिच था, ये एक्सेलरेटिंग पिच। क्या पिच की वैल्यू निकाल सकते हैं P1 की, आंसर है हाँ, इस V का दो कंपोनेंट, V cos थीटा, V sin थीटा, सही है। रोटेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, बोलो, अरे बोलो, sin थीटा, ठीक है। और आगे बढ़ाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है, है, इसमें 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है v cos थीटा इनटू t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम qv बाई m और इनटू क्या हो जाएगा t स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ सर, पक्का। r की वैल्यू यहाँ पे जब r रेडियस निकालना होता तो mv sin थीटा अपॉन qv लिख सकते थे, क्योंकि वेलोसिटी यही रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही आएगा। अगर टाइम पीरियड बोलता तो 2i पाई m अपॉन qb निकाल के यहाँ रख सकते थे ना, अरे बोलो। तो ऐसे ना टाइम पास वाले क्वेश्चंस ना आते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल को इधर उधर फेंक देते हैं, फिर पूछते हैं ये पिच लेंथ है, ये सब क्या होता है, तो ये सब बोर्ड में नहीं आता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ साइक्लोट्रॉन और उसके बोर्ड बहुत फालतू से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, वही सब डेटा दिया रहता है और कुछ दिमाग नहीं लगाना रहता है, वही फॉर्मूला लिख के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, खत्म किया जाए आज। ठीक है सर। सो आज, हाँ तो आज खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।